हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में। और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आप सब बढ़िया हैं, आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमने क्लास 7 का एलर्जी टॉपिक शुरू किया था, तो उसमें हमने बेसिक चीजें पढ़ ली थी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलर्जी रिलेटेड डिसीजेस। बहुत सी डिसीजेस हैं जो एलर्जी से ही होती है, जैसे आपका अस्थमा, एनाफाइलेक्टिक शॉक, आपका एक्जिमा और भी प्रॉब्लम्स है। तो एलर्जी से रिलेटेड जो डिसीजेस हैं वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा हम लोग कॉमनली ज्यादातर सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या होती है, एकदम से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, कफिंग होने लगती है, मतलब नॉन स्टॉप कफिंग होती है, मतलब वो क्रॉनिक कफ आती है, लगातार खांसता रहेगा पर्सन। और उसकी जो ब्रीथ होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है, मतलब जैसे हम लोग प्रॉपर ब्रीथ लेते हैं तो वो लगता है ऐसे स्मॉल हो रही है, यानी कि पूरी तरह से हम ब्रीथ ही नहीं ले पा रहे हैं। और चेस्ट में उसको टाइटनेस फील होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये तो सिम्टम हमें अस्थमा के पता है। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। देखो, तो अस्थमा में सबसे पहला आता है इसके जो सिम्टम्स है। तो सबसे पहले सिम्टम्स क्या होते हैं कि उसको ब्रीथ जो होगी स्मॉल होगी, शॉर्ट होगी, ठीक, और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब उसको वैसे फिजिकली कैसा फील होगा, उसको चेस्ट में टाइटनेस फील होता है, ऐसे कुछ जकड़ गया, टाइट टाइट सा हो गया उसको चेस्ट में, ठीक है। और क्रॉनिक कफ हो गया, यानी कि खांसी उसकी रुकती ही नहीं है, लगातार वो खांसता रहता पर्सन। तो अस्थमा है, इसका कॉजेस क्या है, मेनली है ये एलर्जी। डस्ट से भी हो सकती है, स्मोक से भी हो सकती है, कोल्ड से भी हो सकती है, या तो किसी इन्फेक्शन से हो रही है। तो ये एक तरह की एलर्जी है, ठीक। अब ये प्रॉब्लम होती कब है, मतलब ऐसा कौन सा टाइम है जब ये ज्यादा हमें अटैक कर सकती है। तो ये नाइट में होती है, अगर कोई पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम तक कोल्ड एयर में प्रेजेंट है, या कोई इरिटेटिंग फ्यूम्स है, या कोई वहां पे डस्ट है, तो उससे उसको प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर वो इमोशनली अपसेट है, तब भी अस्थमा का अटैक हो जाता है। या फिर उसके नोज या थ्रोट में किसी टाइप का वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक। अब ये तो हो गए हमारे सिम्टम। अब डॉक्टर इसको कैसे चेक करते हैं, डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, फिजिकली एग्जामिन करते हैं, चेस्ट का एक्सरे वगैरह लेंगे, लंग्स में अगर किसी इन्फेक्शन का है प्रॉब्लम तो उसका भी टेस्ट करते हैं, ठीक। और आपका जो एलर्जी है उसका भी टेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक इंजेक्ट करके किस किस टाइप के एलर्जन से उसको प्रॉब्लम है। तो पर्टिकुलर हम ये रीजन पता कर लेते हैं कि किस टाइप की एलर्जन से उसको एलर्जी हो रही है, ठीक। अब अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है तो पर्सन को इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है, उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया जाता है, ड्रग्स दी जाती है। और अगर नॉर्मल है, ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको मेडिकेशन देके, और एक जो आपका एरोसॉल इनहेलर देखा होगा आपने, वो स्प्रे करते हैं मुंह के अंदर, वो पाइप टाइप का होता है, उसमें नीचे मेडिसिन होती है, एरोसॉल के साथ मेडिसिन मिक्स होती है, तो वो पर्सन ले लेता है। उससे होता क्या है कि जब उसको प्रॉब्लम होती है तो वो उसको स्प्रे करके इनहेल ले लेता है, ठीक। ये तो हो गया हमारा डायग्नोस, हो गया, क्योर हो गया। अब मेन जब अस्थमा का अटैक होता है तो बॉडी में होता क्या है कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, अब जो जैसे हमारा क्या होता है, ब्रोंकाई होता है, विंड पाइप, ठीक। फिर ये ब्रोंकियल ट्यूब्स हो जाती है, आगे जाके बहुत सारी ये क्या हो जाती है, ब्रांच्ड हो जाती है लंग्स में। अब जब अस्थमा का अटैक पड़ेगा तो मान लिया ये हमारी एक ब्रोंकियल ट्यूब है। क्या है ये, ब्रोंकियल ट्यूब, ठीक। अब इसमें देखो क्या होगा, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स की मसल्स होंगी, यहाँ पे आसपास जो भी इसकी ट्यूब की मसल होगी, इसमें क्या होने लगता है, टाइटनिंग होने लगी है, ठीक। टाइटनिंग होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये कैसी हो जाएंगे, टाइटनिंग हो जाएगी, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक। इसके कारण ये जो हमारी ट्यूब है ये कैसी हो जाती, नैरो। जब टाइटनेस होगी तो जो स्पेस है ब्रोंकियल ट्यूब का वो क्या हो जाता है, कम, ठीक। एक तो ये रीजन होगा। दूसरा रीजन क्या होता है, जो इनर साइड होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक। अब इसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगा। और यहाँ पे जो म्यूकस सेल्स होंगे वो क्या करती है, म्यूकस सेल म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, क्या शुरू कर देती है, म्यूकस प्रोडक्शन। यहाँ पर इनर साइड
म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब म्यूकस यहाँ पे क्या हो जाता है, कलेक्ट होने लगता है, स्वेलिंग भी हो रही है, उधर से कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो फाइनली होगा क्या, ये जो स्पेस है ये बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत कम हो जाएगा तो जो एयर का पासिंग वे है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नैरो। एयर हमारी प्रॉपर उसके अंदर नहीं जा पाएगी। जब एयर नहीं जा पाएगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक, कभी कभी तो ये पार्सली ब्लॉक तक हो जाती है, इतना म्यूकस वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तब डॉक्टर फटाफट क्या करते हैं, इमरजेंसी रूम में ले जाके मेडिकेशन देके इनको क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं ताकि ये थोड़ा सा वाइडन हो। ठीक, तो ये तो हो गया आपका अस्थमा। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक शॉक में होता क्या है। तो देखो पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जो कि ज्यादातर पर्सन के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक, लेकिन कुछ पर्सन्स को ये जो मेडिसिन है इससे क्या होती है, एलर्जी। अब एलर्जी होगी तो जब ये मेडिसिन उनकी बॉडी में जाती है तो उनकी बॉडी क्या बनाने लगती है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है और ये प्रॉब्लम काफी फैटल हो जाती है, यानी कि उनकी जान पे बात बन जाती है। तो इस अटैक को बोलते हैं हम लोग एनाफाइलैक्टिक शॉक। नेक्स्ट, अब देखो जो आपका एक्जिमा है ये भी एक तरह की क्या है, एलर्जिक डिसीज है। तो इसे मेनली होता क्या है, इसको हम लोग डर्मेटाइटिस कह सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। तो मेन इसका सिम्टम है इचिंग होनी, स्किन में क्या होता है, इचिंग प्रॉब्लम होगी। अब इचिंग होती है तो उससे क्या होगा कि वहां पर रेडनेस भी आ जाती है, कभी कभी स्किन कैसी होती है, रेड हो जाती है। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, छोटे छोटे से दाने जिसमें कि लिक्विड फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। क्रस्ट और स्केल्स, यानी कि वो पपड़ी टाइप का बन जाता है। ठीक है, अब देखो कॉजेस क्या है, तो मेन तो ये है किसमें होता क्या है, इचिंग होगी। अब अगर वहां पे किसी ने इचिंग के कारण स्क्रैच कर दिया वहां पे स्किन को तो क्या हो जाएगा, उसमें वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक, अब मेनली इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस इसमें काफी हो सकते हैं। या तो किसी पर्सन को किसी भी सब्सटेंस से क्या है, ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी है। एक आपका आईवी प्लांट होता है, ठीक, जिसमें क्या होता है, एक तरह का पॉइजनस ऑयल सेक्रेट होता है। अगर उस ऑयल के कांटेक्ट में स्किन आ जाती है तो भी हो सकती है एक्जिमा की प्रॉब्लम। या फिर कोई भी सब्सटेंस है जो उस पर्सन को सूट नहीं करता, अगर वो टच में आ गया तो उसको क्या हो जाती है, इचिंग होगी और वो एक्जिमा का फॉर्म कवर कर लेता है। ठीक, तो मेन इसका क्योर क्या है, तो जो डॉक्टर है तो वो सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि इसको किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है इचिंग की, क्योंकि मेन क्योर है कि उस सब्सटेंस को ही उससे दूर कर दिया जाए जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है। अगर रीजन पता चल जाता है तो क्योर आसान हो जाता है। तो सबसे पहले रीजन डॉक्टर सर्च करते हैं बाय टेस्टिंग, उसके बाद उसको क्या करते हैं, मेडिकेटेड क्रीम देते हैं, बात देते हैं और इमोशनली स्ट्रेस ना लेने को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सन एलर्जी। इसको हम लोग फोटो सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है, सनलाइट के कारण। एलर्जी का रीजन क्या है, तो सन एलर्जी को हम लोग ये मान सकते हैं, प्रॉपर रीजन नहीं पता, तो ये माना जाता है कि जो हमारी बॉडी है तो कुछ पार्ट जैसे हमारी स्किन का सन में एक्सपोज्ड है, तो जब सनलाइट पड़ती है तो बॉडी को लगता है कि ये कुछ अलग इंटरेक्ट कर रहा है बॉडी में, तो उसको वो एक तरह से कैसे मानने लगती है कि ये बॉडी के लिए सही नहीं है, तो वो वहां पर एलर्जिक रिएक्शन शो करने लगते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होने लगा और क्या बन जाती है, रेड रैशेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मेनली होता क्या है कि जब सनलाइट में एक्सपोजर होगा तो रेड रैशेस पड़ जाते हैं वहां पर। या फिर कभी कभी हो सकता है जैसे हम लोग कोई परफ्यूम लगाते हैं या लोशन लगाते हैं, तो जब वो सनलाइट के एक्सपोजर में आता है तो वो रिएक्शन कर जाता है, उससे भी हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, रेड रैशेस हो जाते हैं। या फिर किसी ने कोई मेडिकेशन ली है, ओरल मेडिकेशन, और जब हम सन में एक्सपोज होते हैं तो वो ओवर रिएक्ट करने लगती है बॉडी, तो ये तो हो जाते हैं हमारे सन एलर्जी। एक होता है आपका सन बर्न। तो सन बर्न और सन एलर्जी दोनों ही अलग है। सन बर्न में क्या होता है, जब हम बहुत देर तक सनलाइट में रहते हैं या धूप में कहीं वर्किंग में चले गए तो हमारी बॉडी क्या होती है, एक्सपोज रहती है सन में, तो हमारी स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट होता है तो वो हमें प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से। लेकिन एक कैपेबिलिटी होती है उससे कैपेबिलिटी से अगर ज्यादा हम सनलाइट में एक्सपोज्ड हैं तो यूवी रेडिएशन पड़ेगी सनलाइट, तो उसके कारण हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, रैशेस आ जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सनबर्न। और सन एलर्जी हमारा अलग है।
नेक्स्ट है आपका ड्रग माइट एलर्जी। अब ये जो ड्रग माइट एलर्जी है ये किससे होती है? जो आपके ड्रग माइट है, यानी कि ये डेड स्किन को खाती है। डेली हमारी बॉडी और जो हमारे घर में पेट्स होते हैं तो इनकी स्किन से क्या होती है, डेड सेल्स गिरती रहती है, और ये हमारे जो आपके बेड शीट होंगे, कारपेट्स होंगे, ठीक है, जो भी हमारे रूम्स हैं, तो इसमें डस्ट के फॉर्म में ये कलेक्ट होती रहती है। तो ये इनका क्या होता है, फूड होता है। और ये क्या खाते हैं, आपके डेड स्किन फ्रॉम पेट्स एंड ह्यूमन। ठीक, अब ये सरवाइव किस पे करते हैं? अगर ह्यूमिडिटी आपकी लगभग 60 से 70% ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये बहुत आराम से ग्रो करते हैं। तो अगर हम रूम का जो टेम्परेचर है वो कैसा रखें, ड्राई रखें, ठीक, और आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो अंडर 40 होना चाहिए, तो ये ग्रो नहीं करते हैं। ठीक, तो हमें करना क्या है, अपने जो आपके कारपेट्स हैं, बेड्स हैं, तो इनको क्या रखना है, क्लीन रखना है, और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट आता है आपका फूड एलर्जी। बहुत लोग को देखा होगा कि किसी चीज के खा लेने से उनको क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। कभी कभी तो ये काफी क्रिटिकल कंडीशन का फॉर्म आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनाफाइलैक्सिस। इसमें होता क्या है, जो थ्रोट की टिश्यूज होती है वो स्वेलिंग होने लगता है उनमें, और थ्रोट को क्लोज करना शुरू हो जाता है, यानी कि गला कैसे होने लगता है, पूरा बंद टाइप से हो जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, कोमा में भी पर्सन जा सकता है अगर और ज्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो गई। और कन्वल्सन में क्या होता है, बॉडी के कुछ पार्ट्स में कॉन्टिन्यू क्या होता है, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि बॉडी कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी कभी रिलैक्स करेगी, तो एक तरह से फिट्स टाइप से क्या होने लगता है, बॉडी में आने लगते हैं। तो ये होता है हमारा फूड एलर्जी। तो आज के इस वीडियो में जितनी भी डिसीजेस थे एलर्जी रिलेटेड वो डिस्कस हो गई है। लास्ट वीडियो में हमने एलर्जी होती क्या है, क्या क्या एलर्जेंस होते हैं, कैसे एलर्जी की रिएक्शन होती है, यानी कि हमारी बॉडी में एलर्जेंस के अगेंस्ट कैसे एंटीबॉडी रिएक्शन करती है, तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आपका ये चैप्टर जो एलर्जी है बायोलॉजी का क्लास 7 का, ये फिनिश हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीसीबी क्लब को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।